कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में चल रहा तनाव घर के चूल्हे को कैसे ठंडा कर सकता है? आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं कि कैसे एक दूर की चिंगारी हमारे घरों में एक बहुत बड़ा संकट बनकर आ पहुंची। पिछले हफ्ते ये एक लाइन ही जैसे पूरे देश की हकीकत बन गई। इस एक वाक्य में वो पूरा सदमा और अफरा तफरी छिपी है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और इसकी शुरुआत हुई बस एक ही घटना से। संकट का जो पहला असर दिखा वो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पड़ा। देखते ही देखते 20% रेस्टोरेंट्स के शटर गिर गए और तो और चेतावनी जारी हुई कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली में तो एक अलग ही घबराहट का माहौल बन गया। लोगों ने सिलेंडर जमा करना शुरू कर दिया और इसी के साथ कालाबाजारी का धंधा भी चमक उठा। जो सिलेंडर कल तक आम कीमत पर मिलता था वो अब 2-2 हजार रुपए तक में बिकने लगा। संकट कितना गहरा था इसका अंदाजा पुणे की इस खबर से लगता है। गैस की कमी इतनी ज्यादा हो गई कि शहर के गैस से चलने वाले शवदाह गृहों तक को बंद करना पड़ गया। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये आंकड़ा देखिए, 80 लाख। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इतनी नौकरियां दांव पर लग गई। अगर गैस सप्लाई बहाल नहीं होती तो ये एक बहुत बड़े आर्थिक भूचाल का सिर्फ एक ट्रेलर था। तो एक तरफ तो जमीन पर ये अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ जो आधिकारिक बयान आ रहे थे वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कह रहे थे। तो इन दोनों के बीच का सच क्या था, चलिए समझते हैं। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं, देश में गैस की कोई कमी नहीं है। लेकिन सड़कों पर लंबी कतारें, कालाबाजारी और बंद होते होटल रेस्टोरेंट कुछ और ही बयां कर रहे थे। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि दस्तावेज यह दिखाते हैं कि अधिकारियों को इस आने वाले संकट की भनक पहले से थी। जनता को बताए जाने से कई दिन पहले ही 5 मार्च को ही पुणे के शवदाह गृह बंद करने के आदेश दिए जा चुके थे और पेट्रोलियम कंपनियां अपने ग्राहकों को चेतावनी भी दे रही थीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे संकट की जड़ कहाँ थी? इसका जवाब छिपा है समंदर के बीच एक बहुत ही संकरे से रास्ते में। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े हाईवे पर एक तंग सी गली हो जहां से गुजरे बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। दुनिया का 20% तेल और गैस हर रोज इसी 21 मील के समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट, मतलब गला घोटने वाला रास्ता कहते हैं। और ये तस्वीर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाती है। हम अपनी जरूरत की लगभग 2/3 यानी करीब 62% एलपीजी बाहर से मंगवाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता है। तो जैसे ही ईरान ने इस रास्ते को बंद किया और वहां समुद्री माइंस बिछा दी, वहां से गुजरने वाले जहाज़ों का ट्रैफिक 97% तक गिर गया। समझिए कि एक ऐसा जैम लग गया जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ही ठप कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सप्लाई रुकने की नहीं है। ये एक वैश्विक शतरंज की बिसात है जहां भारत कहीं न कहीं बीच में फंस गया है। याद कीजिए, पिछले ही साल अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% का टैरिफ लगा दिया था। वजह थी यूक्रेन का युद्ध। और अब देखिए, महज कुछ महीनों बाद जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, अमेरिका के सुर ही बदल गए। अब वही अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है ताकि दुनिया में कीमतें न बढ़ें। ये है जियोपॉलिटिक्स का असली खेल। इस संकट की आंच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे एशिया में इसका असर दिख रहा है। थाईलैंड और वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, तो वहीं बांग्लादेश में ईंधन की राशनिंग शुरू हो गई है। तो आप चलते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो एलपीजी संकट हुआ, ये तो बस एक लक्षण है। असली बीमारी कुछ और है और वो भारत के भविष्य से जुड़ी है। तो सबसे अहम बात यह है, आज हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे अपने हाथों में नहीं है। रूस तय करता है कि हमें तेल किस दाम पर मिलेगा, अमेरिका तय करता है कि हम किससे खरीद सकते हैं, और ईरान तय करता है कि सप्लाई हम तक पहुंचेगी भी या नहीं। ये संकट एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करनी ही होगी। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आज हमारा ईंधन आ रहा है, उसी रास्ते से हमारी खेती के लिए जरूरी खाद भी आती है। तो आज सवाल ईंधन का है, लेकिन ये संकट एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या अगला नंबर खाने का हो सकता है?